हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा करेंगे रेड साइंस जो एग्ज़ाम है अपनी, उसका एक मोस्ट टॉपिक अपने साइटोलॉजी, जिसमें कोशिका की संरचना, कार्य और कोशिका विभाजन एक टॉपिक दे रखा है। तो इससे बनने वाले टॉपिक से लगभग 100 या 100+ क्वेश्चन अपन आज शेयर करने वाले हैं। और इतने क्वेश्चन अगर अपन कर लेंगे तो इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ये भी ज़रूर ध्यान में रखिए। तो वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है और थोड़ा सा बड़ा भी होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दिया करो दोस्तों। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो और जो पहली बार चैनल पर आए वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देखिए। क्वेश्चन है अपने, सबसे लंबी जो प्राणी कोशिका है वह कौन सी है। सबसे लंबी प्राणी कोशिका अपने से पूछ रहे हैं, तो सबसे लंबी जो प्राणी कोशिका है वह कौन सी है। विषाणु, क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिका और तंत्रिका। तो सबसे लंबी अगर कोशिका पूछते हैं तो 4 ऑप्शन अपने सामने दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से अपन देखेंगे जो तंत्रिका, तंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है गलती से, लेकिन सबसे कोशिका पूछ रहे हैं तो वह कौन सी होगी, अपनी तंत्रिका कोशिका होती है। चौथा ऑप्शन जो होगा वह यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर सेकंड नंबर। कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसे मानते हैं। जीवाणु, शैवाल, विषाणु या क्लोरेला। तो बताइए, कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है। तो विषाणु जो होता है वह कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है, क्योंकि यह सजीव तथा निर्जीव दोनों के मध्य की संयोजक कड़ी होता है। फिर देखिए, कोशिका में से किसके बाहर कोशिका कला नहीं होती है। जीवाणु, वायरस, माइकोप्लाज्मा या कवक। तो किसके बाहर कोशिका कला नहीं होती है, तो वो अपन देखेंगे वायरस। सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था। रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहोक, ब्राउन या ग्राम बेल। तो ये किया था रॉबर्ट हुक ने। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर अपने, राइबोसोम जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये बताना अपने को कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, राइबोसोम कोशिका के ऊर्जा स्थल होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा कह रहा है लाइसोसोम को सुसाइडल बेग कहते हैं, और वायरस में अपना एंजाइम तंत्र नहीं होता, और बैक्टीरिया में निश्चित केंद्रक आवरण नहीं होता। कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो राइबोसोम कोशिका के ऊर्जा स्थल होते हैं, ये कथन अपन मानेंगे असत्य है, क्योंकि ऊर्जा स्थल तो क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो इसलिए पहला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, लाइसोसोम वाला क्वेश्चन है। लाइसोसोम कोशिका के सुसाइडल बेग कहलाते हैं। क्या कारण है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, फेगोसाइटिक एक्टिविटी होती है, या इनमें एंजाइम एक्टिविटी होती है, या श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर अपने, कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी पादप व प्राणी छोटी छोटी कोशिकाओं से बने हैं का प्रतिपादन किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह किया था स्लाइडन और स्वान नामक 2 वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा किया गया था। थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका प्राणी कोशिका से भिन्न है। पादप कोशिका प्राणी कोशिका से भिन्न है, इसका जो प्रमुख कारण है वह अपन मानते हैं कि सेंट्रियोल की अनुपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है। पादप कोशिका प्राणी कोशिका से भिन्न है किसमें, सेंट्रियोल की अनुपस्थिति में। सेंट्रियोल किस में अनुपस्थित होता है, पादप कोशिका में, पर मानते हैं नहीं पाया जाता है। आगे देखिए फिर, केंद्र के अतिरिक्त किन कोशिकांगों में अपना स्वयं का डीएनए होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। केंद्र के अतिरिक्त कौन से कोशिकांग, तो माइटोकॉन्ड्रिया और जो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, उनमें स्वयं का डीएनए होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, किस कोशिका अंगक में कैटाबोलिक एंजाइम अधिक होते हैं? लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी काय और पेरोक्सिसोम। तो ये होते हैं पेरोक्सिसोम में होते हैं, चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन एंजाइम क्या होते हैं? तो श्वसन एंजाइम जो होते हैं वह प्लाज्मा झिल्ली के अंदर होते हैं, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, निम्नलिखित में से कौन सा अंगक केवल प्राणी कोशिकाओं में पाया जाता है? कौन सा अंगक केवल प्राणी कोशिकाओं में पाया जाता है? तो अपन कहते हैं जो सेंट्रियोल है वह पाया जाता है, बाकी पादप कोशिकाओं में होते हैं। वह कौन सा अंगक होता है जिनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं? तो वह पाए जाते हैं लाइसोसोम में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, केंद्रक झिल्ली युक्त स्पष्ट केंद्रक किसमें नहीं होता है? तो यह अपन देखते हैं मुख्य रूप से जो बैक्टीरियल कोशिकाएं होती है उनमें नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? न्यूक्लियर झिल्ली नहीं होती है। आगे देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के आनुवंशिक तंत्र में क्या होता है? तो ये अपन देख सकते हैं बहुत से गुणों में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, बहुत से गुणों में भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल कोशिकाओं में क्या होता है? बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल कोशिकाओं में क्या होता है? इनमें केवल एक संलग्न ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर अपने, पादप कोशिका भित्ति जो होती है वह सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। यह क्या है? पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, तो ये क्या है? ये एक पॉलीसेकेराइड है, थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, वनस्पति कोशिका की मध्य पटलिका के मुख्य घटक बताइए। वनस्पति जो कोशिका है उसकी मध्य पटलिका के मुख्य घटक क्या होते हैं? कैल्शियम होते हैं, सेकंड ऑप्शन अपने सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले विभिन्न जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं मुख्य रूप से अपन कहते हैं कि म्यूमेरिक अम्ल के नाम से अपन इन्हें जानते हैं, चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, ग्राम बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को बनाने वाले सरल पॉलीसेकेराइड क्या कहलाते हैं? तो इन्हें अपन कहते हैं मुख्य रूप से टिकोइक अम्ल कहते हैं। कोशिका कला बनी होती है, किसकी बनी हुई होती है? तो कोशिका कला जो बनती है वह फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। फास्फोलिपिड अणु कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं या उभय संवेदी या उभयधर्मी होते हैं? तो ये होते हैं उभय संवेदी के नाम संबंधी इन्हें कहते हैं, थर्ड ऑप्शन सही होगा। फास्फोलिपिड अणुओं के जलविरागी सिरे कैसे होते हैं? इनके जलविरागी सिरे कैसे होते हैं? अध्रुवीय होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित स्पेक्ट्रिन, साइटोक्रोम सी तथा एंजाइम किसके उदाहरण होते हैं? तो ये उदाहरण माने गए हैं बाह्य या परिधीय प्रोटीन के उदाहरण होते हैं, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लूइड मोजेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली की जो संरचना होती है वह कैसी होती है? वह एक अर्ध तरल प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन, सामान्य दैहिक ताप पर प्लाज्मा झिल्ली की तरलता या अर्ध तरलता का कारण क्या होता है? तो वो होता है इसमें लिपिड द्विस्तर में बहुत से असंतृप्त वसाम्लों की उपस्थिति। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कार्य करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है? ग्राहक प्रोटीन स्थल के रूप में कार्य करती है, सीमांतक झिल्ली के रूप में कार्य करती है और एक क्रियाशील सतह के रूप में कार्य करती है, यानी उपयुक्त सभी इसी के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा झिल्ली पर कोशिका विशिष्ट संकेतक या रासायनिक निर्धारक होते हैं, ये सहायता करते हैं। तो ये किस में सहायता करेंगे? अपने समान कोशिकाओं को पहचानने में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर,
प्लाज्मा झिल्ली से होकर अवशिष्ट पदार्थों के निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इन्हें ईफेगी के नाम से अपने जानते हैं। लिपिड द्विस्तर दोनों ओर बाहर निकलते रहने वाले प्रोटीन अणुओं को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है आंतरीय प्रोटीन के नाम से जानेंगे। सेकंड ऑप्शन सही होगा, आंतरीय प्रोटीन। फिर आगे देखिए अपने अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ध्रुव मोज़ेक सिद्धांत, ध्रुव मोज़ेक जो सिद्धांत था वह किसने प्रतिपादित किया था? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ध्रुव मोज़ेक सिद्धांत प्रतिपादित किया था सिंगर और निकोलसन ने। सेकंड ऑप्शन सही होगा। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रवी जालिका के अवयवों को देखा जा सकता है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं। कोशिका विभाजन के समय ईआर से क्या बनता है? कोशिका विभाजन के समय ईआर से केंद्र कला का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ईआर शब्द का प्रयोग किया था? तो पोर्टर ने किया था। अगला क्वेश्चन, कोशिका के अंदर की साइटोमेम्ब्रेन्स कोशिका कला का आवर्धन है, क्यों? क्योंकि नलिकाओं की संरचना यूनिट मेम्ब्रेन संरचना होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूकेरियोटिक राइबोसोम का सेडिमेंशन कांस्टेंट एटीएस होता है, उनकी सब यूनिट का क्या होगा? फिर उनकी सब यूनिट कौन सी होगी? तो सब यूनिट एटीएस की होती है 60s + 40s। चौथा ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। राइबोसोम मदद करते हैं, किस में मदद करते हैं राइबोसोम? प्रोटीन संश्लेषण में अपन मानते हैं मदद करते हैं। थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम के जलीय विश्लेषण से बनता है, क्या बनता है? स्प्लिट प्रोटीन और आरआरएनए का निर्माण होता है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। थोड़ा सा क्या वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है तो आगे से इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे क्लियरिटी में। ये थोड़ा सा वीडियो बनाते समय थोड़ी मिस्टेक हुई है, टेक्निकल प्रॉब्लम, तो वैसे क्वेश्चनों पर आप फोकस कीजिए, मैं साथ साथ में बोल रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन है। देखिए, क्या होगा अगर कोशिका के सभी राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए? कोशिका के सभी राइबोसोम को अगर नष्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? राइबोसोम कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो फिर प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन सही होगा। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो यह होता है राइबोसोम के द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था? माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था अल्टमान ने। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो सी बेंडा ने किया था। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज होता है 1.5 माइक्रोन से 10 माइक्रोन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, क्या होता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र यानी कि टीसीए चक्र होता है। कोशिका के अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वो किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। F1 कणों में क्या पाए जाते हैं? इनमें होते हैं मुख्य रूप से जो F1 कण होते हैं इनमें फास्फोराइलेशन एंजाइम होते हैं। F1 कण पाए जाते हैं तो F1 कण कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली क्रिस्टी पर पाए जाते हैं। आगे, श्वसन श्रृंखला में कुल कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? तो इसमें टोटल 5 अपन मानते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर माइटोसिस या समसूत्री जो विभाजन होता है वह किस में होता है? वह होता है कायिक कोशिकाओं में होता है। माइटोसिस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है? फलस्वरूप अपन देखते हैं गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है माइटोसिस में। एक पैतृक कोशिका से 32 कोशिकाओं के बनने में कितने समसूत्री विभाजन होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर होंगे पैतृक कोशिका से 32 कोशिकाओं बनने कितने समसूत्री विभाजन पूछे हैं? तो समसूत्री विभाजन होंगे 31। कौन सी संरचना कोशिका विभाजन के समय विलुप्त हो जाती है? तो विलुप्त कौन सी होती है? यहाँ पर केंद्रक जो आवरण होती है वह संरचना क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोसिस की वह अवस्था जिसमें संतति गुणसूत्र अलग होकर विपरीत ध्रुव की ओर खींचे जाते हैं।
तो उसे क्या कहते हैं, एनाफेज कहते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन होता है वह किस में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। माइटोसिस के अंतर्गत संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, आधी रह जाती है। गुणसूत्रों में युग्मन की प्रक्रिया होती है तो वह जाइगोटिन उपावस्था में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोसिस के अंतर्गत मातृ व पैतृक गुणसूत्रों में खंडों के विनिमय को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका विभाजन के समय विभिन्न गुणसूत्र तर्कु के ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, इसका क्या कारण होता है, तो इसका कारण मुख्य रूप से देखिए तो माइक्रोट्यूब्यूल से होते हैं। थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर किसी कोशिका में डीएनए की मात्रा सामान्य से दुगुनी हो तो इसका अर्थ क्या होता है। अगर किसी कोशिका में डीएनए की जो मात्रा होती है अगर वह सामान्य से दुगुनी हो तो इसका अर्थ क्या होगा। ये अपन देखते हैं, यह कोशिका विभाजित होने वाली होती है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धसूत्री विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसकी मदद से एक जाति के सभी जो जीव होते हैं ना उनकी संतान में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है। फिर समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, तो वह अपन देखते हैं फ्लेमिंग ने की थी। थर्ड ऑप्शन जो है वह सही होगा। केंद्र के विभाजन को क्या कहते हैं, तो केंद्र के विभाजन को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रक झिल्ली व न्यूक्लियोलस के विलुप्त होने वाली अवस्था को क्या कहते हैं, तो उसे प्रोफेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन में सेंट्रोमीटर विभाजन करता है, तो यह प्रोफेज में करता है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र तर्कु तंतुओं से जुड़े रहते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं वह तर्कु तंतुओं से जुड़े रहते हैं, इसका कारण सेंट्रोमियर द्वारा वो जुड़े रहते हैं। आगे देखिए, फिर वह अवस्था जिसमें गुणसूत्र सम्मुख ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, तो वह क्या होते हैं, एनाफेज। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी फार्मर व मोरे ने। समसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बनी संतति कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा कितनी होती है, तो वह जनन कोशिका के बराबर होती है। अर्धसूत्री विभाजन सहायता करता है, किसमें सहायता करता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो अपन देखते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर रखने में सहायता करता है। कोशिका विभाजन की गति को तीव्र किया जा सकता है, तो कोशिका विभाजन गति को तीव्र करते हैं साइटोकाइनिन के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। रासायनिक रूप से तर्कु तंतु बने हुए होते हैं, तो रासायनिक रूप से जो तर्कु तंतु होते हैं वह बने हुए होते हैं किसके, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। समसूत्री विभाजन का प्रदर्शन किस ऊतक में किया जाता है, समसूत्री विभाजन का प्रदर्शन अपन देखते हैं मूलाग्र ऊतक में करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रोमोनेमेटा पर दानों के समान क्षेत्रों को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है क्रोमोमियर कहते हैं। थर्ड ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिनेप्सिस घटना है, तो सिनेप्सिस घटना क्या होती है, ये अपन देखते हैं जो समजातीय गुणसूत्रों का जोड़ा बनना होता है उसे सिनेप्सिस कहते हैं। लिंगी जनन करने वाले जीव अपनी संतानों को क्या देते हैं, तो ये देते हैं अपने जीनों की आधी संख्या देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन। मियोसिस ऐसा विभाजन है जिसमें क्या होता है, तो मियोसिस में अपन कहते हैं गुणसूत्र संख्या आधी होती है। माइटोसिस में आनुवंशिक सांतत्य की क्या विधि होती है, तो माइटोसिस में अपन देखते हैं दो संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या का अगुणित होना। कोशिका विभाजन की क्रिया रोकने के लिए क्या उपयोगी होता है, तो कोशिका विभाजन की क्रिया रोकने के लिए अपन कहते हैं कोल्चिसिन का उपयोग करते हैं, कोल्चिसिन द्वारा होता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स संरचना है, तो यह गुणसूत्र युग्मन की अपन मानते हैं संरचना है। फ्रेगमोप्लास्ट का संबंध किससे होता है, तो वह कोशिका द्रव्य विभाजन से होता है। डीएनए की
द्विवलयक रचना प्रस्तुत की थी, तो यह की थी वाटसन व क्रिक ने। डीएनए के प्यूरिन्स हैं, तो डीएनए के प्यूरिन्स हैं ग्वानिन और एडेनिन। डीएनए में उपस्थित पेंटोज शर्करा कौन सी होती है? उपस्थित पेंटोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज शर्करा। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षार होता है? आरएनए में थाइमिन के स्थान पर पाया जाता है यूरेसिल। डीएनए अणु बना हुआ होता है, तो डीएनए जो अणु होता है मुख्य रूप से पेंटोज शर्करा प्लस फॉस्फोरिक एसिड और पिरिमिडिन्स प्लस प्यूरिन्स, इनसे अपन मानते हैं इसका निर्माण होता है। फिर डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने का सबसे प्रबल प्रमाण क्या होता है? तो वह बैक्टीरियल कोशिकाओं में ट्रांसफॉर्मेशन। आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक कौन होते हैं? तो वो होते हैं न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। डीएनए अधिकतर पाए जाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया व केंद्रक में पाए जाते हैं, चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए निम्न में से एक में नहीं मिलता है, किस में नहीं मिलता है डीएनए? तो इनमें से देखें तो टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस में नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ विषाणुओं में आरएनए की उपस्थिति और डीएनए का अभाव यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कि आरएनए आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन सही है। कोर्नबर्ग और ओकोवा को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्हें एक जीन एक एंजाइम मत देने के लिए यह नोबेल पुरस्कार मिला। न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल अपन देखें तो मुख्य रूप से न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं, चौथा ऑप्शन सही होगा। डीएनए टेम्पलेट का काम बताइए, कार्य। तो डीएनए जो टेम्पलेट होते हैं वह दोनों डीएनए और आरएनए के लिए कार्य करते हैं, ये दोनों के लिए करते हैं। आनुवंशिक संदेशों को स्थानांतरण करने वाली लंबी श्रृंखला के अणु किसके बने हुए होते हैं? तो ये न्यूक्लियोटाइड के बने हुए होते हैं, सेकंड ऑप्शन अपन देखेंगे सही होगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए में समानता है कि दोनों में क्या होता है? दोनों में अपन देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक है दोनों ही। तीसरा ऑप्शन सही होगा, चौथा नहीं होगा, तीसरा। आरएनए किसके संश्लेषण को निर्देशित करता है? तो आरएनए जो होता है वह अपन देखते हैं मुख्य रूप से एंजाइम जो होते हैं ना, उसके संश्लेषण को निर्देशित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर अपने, कुछ विषाणुओं में आरएनए की उपस्थिति और डीएनए का अभाव यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कि आरएनए आनुवंशिक सूचनाओं का क्या कर सकते हैं? स्थानांतरण कर सकते हैं। अगला, बैक्टीरिया और नीरहरित शैवाल कोशिकाओं में क्या होता है? तो इनमें केवल एक संलग्न ग्रुप होता है। निम्न में से किसने गोल्जीकाय का संरचनात्मक विवरण दिया था? तो गोल्जीकाय का संरचनात्मक विवरण कैमिलो गोल्जी ने दिया था। शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण होता है, एक्रोसोम का निर्माण अपन कहते हैं गोल्जिका या गोल्जी बॉडी से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। किन माइक्रोबॉडीज के मैट्रिक्स में विशिष्ट लिपिड होते हैं? तो यह पाए जाते हैं स्पिरोसोम्स में, स्पिरोसोम्स, थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्लोरोफिल कितने प्रकार की होती है? क्लोरोफिल अपन देखें तो मुख्य रूप से क्लोरोफिल 8 प्रकार की होती है। क्लोरोफिल वैसे मेन तो देखते हैं 4 ही प्रकार की होती है, क्लोरोफिल ए, बी, जेंथोफिल, केरोटिन, फिर और उनके टाइप, तो 8 प्रकार की मानते हैं। सार्वत्रिक क्लोरोफिल किसे कहते हैं? सार्वत्रिक क्लोरोफिल कहते हैं अपन क्लोरोफिल 1 को कहते हैं। रेड ड्रॉप प्रभाव किससे संबंधित होता है? रेड ड्रॉप प्रभाव जो है वह प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक सेंट्रियोल तथा आधार कणिका में तंतुओं के कितने समूह होते हैं? 9 होते हैं। सैटेलाइट शब्द किससे संबंधित होता है? सेंट्रियोल से संबंधित होता है। केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट हुक तो अपन कोशिका की मानते हैं, तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, बी ऑप्शन सही है। हेमरलिंग ने केंद्र के महत्व का प्रदर्शन किस सवाल पर किया था? तो यह उन्होंने किया था
एसेटाबुलेरिया, सेकंड ऑप्शन सही होगा। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो गुणसूत्र 3 प्रकार के होते हैं। वी के समान गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? वी के समान गुणसूत्र किसमें होता है? मध्य केंद्र के गुणसूत्र होते हैं वी के समान। द्वितीय संकीर्णन किस अवस्था में पाया जाता है? द्वितीय संकीर्णन जो होता है वह मेटाफेज अवस्था में होता है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। न्यूक्लियोसोम में कितनी न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ियां पाई जाती है? तो न्यूक्लियोसोम में न्यूक्लियोटाइड्स की जो जोड़ियां होती है वह 200, ये 200 लिखा हुआ है यहाँ पर, चौथा ऑप्शन 200। पोलिटीन गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? तो ड्रोसोफिला में अपन कहते हैं पोलिटीन गुणसूत्र होते हैं। डीएनए अणु में कितने नाइट्रोजनी क्षार होते हैं? 4 नाइट्रोजनी क्षार, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। समारंभन या इनिटेशन कोड कौन से होते हैं? AUG, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर HNRNA के 3' सिरे से पोली ए के कितने न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला जुड़ती है? तो 200 न्यूक्लियोटाइड की। ओपेरोन संकल्पना किसने दी थी? तो यह दी थी जेकब और मोनार्ड ने दी थी। तो स्टूडेंट्स ये थे अपने मोस्टली 100 क्वेश्चन जो लिए थे मैंने सेल स्ट्रक्चर, वर्क और सेल डिवीजन से रिलेटेड। आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर किए। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम से वजह से कई क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिख रहे, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप लोग ध्यान दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।